मैं डॉक्टर रमेश शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम वायरस में मल्टीप्लिकेशन या रेप्लिकेशन या उनमें जनन किस प्रकार होता है, इसके बारे में बात करेंगे। ये जो प्रोसेस है, इसके अंदर वायरस में जो न्यूक्लिक एसिड हैं उनका रेप्लिकेशन होता है। गुणन की प्रक्रिया में वायरस कण परपोषी कोशिका की उपापचयी सुविधा का सफलतापूर्वक उपयोग कर उनके जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं उनका उपयोग करते हैं और अपने कणों की संख्या में वृद्धि करते हैं। आज भी वायरसों के गुणन के बारे में जानकारी केवल जीवाणुभोजी अन्य वायरसों के गुणन तक ही सीमित है। कुछ वायरसों को छोड़कर प्राय सभी वायरसों में गुणन की प्रक्रिया लगभग जीवाणुभोजी वायरस के समान ही होती है। अतः वायरोलॉजी में वायरसों के गुणन या जनन की प्रक्रिया को समझने के लिए जीवाणुभोजियों के जीवन चक्र या गुणन को समझना आवश्यक है। उग्र विरुलेंट लाइटिक लयनकारी जीवाणुभोजी परपोषी जीवाणु कोशिकाओं का संक्रमण कर डीएनए रेप्लिकेशन के बाद नए विभोजी कण या नए जो जीवाणुभोजी हैं वो बनाते हैं और परपोषी कोशिका को नष्ट कर देते हैं। परपोषी कोशिका बस्ट हो जाती है, फट जाती है, जिससे बाहर आ जाते हैं। ये जो प्रोसेस है पूरा, इसको लाइटिक साइकिल कहा जाता है। लयनकारी चक्र या लाइटिक साइकिल कहते हैं। दूसरे प्रकार के जो भोजी हैं उनके कण संयत या अनुग्रह जो कि टेम्परेट प्रकार के होते हैं विभोजी कहलाते हैं। ये परपोषी जीवाणु कोशिका को नष्ट नहीं करते, परंतु इनका डीएनए का जो पोर्शन है, जो खंड है, वो जीवाणु कोशिका के क्रोमोसोम से इंटीग्रेटेड हो जाता है, जुड़ जाता है। ये जुड़ा हुआ डीएनए क्रोमोसोम के साथ जुड़कर जीवाणु की अनेक पीढ़ियों तक रेप्लिकेशन करता है। इसमें जो परपोषी कोशिका है उसका लाइसिस नहीं होता। इस प्रकार को लाइसोजेनी कहते हैं। कुछ विशेष अवस्थाओं में जो टेम्परेट विभोजी कण हैं वो भी अचानक लाइटिक होकर परपोषी जीवाणु कोशिका को नष्ट करने लगते हैं। तो पहले हम लयनकारी जो चक्र है, लाइटिक साइकिल है, उसके बारे में बात करते हैं। T4 जीवाणु बैक्टीरियोफेज जो है उसमें लाइटिक साइकिल के अंदर जो चरण होते हैं उनको हम उस हिसाब से बात करते हैं। सबसे पहले एड्जॉर्प्शन स्टेज एंड अटैचमेंट, मतलब जो बैक्टीरियोफेज है उसको बैक्टीरियल सेल पर उसका किस तरह से अधिशोषण होता है और किस तरह से उसके साथ जुड़ता है। तो यहाँ पर जो परपोषी जीवाणु है वो ई कोलाई है, उसकी सतह की कोशिका सतह पर जो बैक्टीरियोफेज है वो संलग्न हो जाता है। ये जो प्रोसेस है ये एड्जॉर्प्शन कहलाता है। इसको एड्जॉर्प्शन कहा जाता है या अधिशोषण कहा जाता है। सर्वप्रथम जो यहाँ से हम शुरू करेंगे इस वाली स्टेज से, तो सबसे पहले जो है जीवाणुभोजी कण और ई कोलाई कोशिका के मध्य टकराव होता है। ये बैक्टीरियल सेल है, ये फेज की कोशिका है। ये फिर टेल फाइबर्स की सहायता से जीवाणु कोशिका द्वारा इस पे जुड़ जाते हैं। अधिशोषण की प्रक्रिया परपोषी जीवाणु कोशिका और विभोजी की पारस्परिक म्यूचुअल जो एफिनिटी है उस पर निर्भर करती है। जीवाणु कोशिका के विशेष रिसेप्टर जोन होता है, वहाँ पर जो विभोजी है उसके जो टेल फाइबर्स हैं वो उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए और वहाँ उसके साथ जुड़कर स्थिर हो जाते हैं। प्रारंभ में प्रक्रिया रिवर्स भी हो सकती है, परंतु स्पाइक्स जो है, जो टेल फाइबर्स है, टेल जो प्लेट है उसके जो स्पाइक्स हैं, ये जीवाणु सतह से जुड़ जाने के बाद वापस नहीं होती। T4 के लिए जो अभिग्राही स्थल है, जो रिसेप्शन स्थल है, वो LPS या लाइपोपॉलीसैकेराइड्स घटकों में निहित रहते हैं और T2 T6 के लिए लाइपोप्रोटीन अवयव में निर्मित रहते हैं। अब इसका सेकंड जो फेज है वो है एंट्री ऑफ फेज न्यूक्लिक एसिड इनटू होस्ट सेल। ये जो फेज का जो बैक्टीरियोफेज का जो न्यूक्लिक एसिड है ये होस्ट सेल के अंदर कैसे प्रवेश करता है। तो विभोजी कण जीवाणु कोशिका की सतह पर संलग्न होने के बाद लाइसोजाइम, ये एक एंजाइम होता है, इसका सिक्रीशन होता है, जिसके द्वारा परपोषी जीवाणु कोशिका का जो एड्जॉर्प्शन वाली जगह थी वहाँ पर कोशिका भित्ति के विघटन से एक छिद्र बन जाता है। ये यहाँ पर हम देख सकते हैं। इस प्रकार से ये यहाँ पर भित्ति में छिद्र हो गया। इसके अतिरिक्त विभोजी पुच्छ का जो अग्र भाग है वो टेल कोर जो है
ये कोशिका भित्ति और झिल्ली से होते हुए अंदर धंस जाती है और इस छिद्र या नलिका से होकर विभोजी के सिर में से जो डीएनए है, ये जो डीएनए है ये अब बैक्टीरिया के अंदर वहाँ पर बैक्टीरिया का जो कोशिका द्रव्य है उसमें पहुँच जाता है। सिर का एवं पुच्छ का प्रोटीन आवरण तथा अन्य संरचनाएं जीवाणु कोशिकाओं से बाहर ही रह जाती हैं। जो प्रोटीन कोट है ये बाहर रह जाता है। इस प्रक्रिया में जीवाणु भोजी के न्यूक्लिक अम्ल का परपोषी जीवाणु कोशिका के बाहर उपस्थित माध्यम से संपर्क नहीं होता। तो यहाँ पर अब ये बैक्टीरियल डीएनए है और ये फेज डीएनए। कुछ जो विभोजी कण हैं जैसे T2, T5, इनमें पूंछ नहीं होती, तो ये अपना न्यूक्लिक एसिड जो है वो बाह्य और आंतरिक जो जीवाणु कोशिका है बैक्टीरियल सेल, उसकी बाह्य और आंतरिक झिल्लियों के बीच स्थानांतरित करते हैं। जिनमें पूंछ नहीं होती उनका प्रोटीन आवरण टूटता है तथा उनका न्यूक्लिक एसिड परपोषी जीवाणु कोशिका की कोशिका भित्ति पर मुक्त हो जाता है और बाद में कोशिका में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार से ये सेकंड जो स्टेज थी जिसमें कि एंट्री ऑफ फेज न्यूक्लिक एसिड इनटू होस्ट सेल। अब तीसरी फेज की हम बात करते हैं, परपोषी कोशिका का विभोजी उत्पादक कोशिका में बदलाव, मतलब कन्वर्जन ऑफ होस्ट सेल टू फेज प्रोड्यूसिंग सेल। अभी तक जो नॉर्मल बैक्टीरियल सेल थी, अब वो किस तरह से फेज प्रोड्यूस करेगी, फेज का निर्माण करेगी, बैक्टीरियोफेज का निर्माण किस प्रकार से करेगी। तो इनके जो निर्माण की प्रक्रियाओं को दो भागों में बांट सकते हैं हम। पहला तो अर्ली फंक्शंस, प्रारंभिक कार्य, और उसके बाद लेट फंक्शंस। तो प्रारंभिक कार्य क्या है? प्रारंभिक अवस्था में विभोजी का डीएनए पहले जीवाणु कोशिका पर नियंत्रण कर लेता है। परिणाम स्वरूप वायरस के संदेशवाहक आरएनए एमआरएनए का संश्लेषण शुरू हो जाता है। लेट जो एक्शंस हैं, फंक्शंस हैं, उनमें प्रोटीन संश्लेषण के पश्चात इन प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड का समायोजन, असेंबलेज इनका हो जाता है। तो जो शुरू में विभोजी का जो न्यूक्लिक एसिड है परपोषी जीवाणु कोशिका में प्रविष्ट होने के बाद कोई विशेष स्पष्ट विघटनकारी अभिक्रिया प्रदर्शन नहीं करता। इसको एक्लिप्स फेज भी कहते हैं। अब विभोजी का जो न्यूक्लिक एसिड है वो परपोषी जीवाणु कोशिका में प्रविष्ट होने के 1.5 से 2 मिनट बाद तक निम्न प्रभाव उसके अंदर हम देख सकते हैं। ये अपने विभोजी डीएनए के संक्रमण की प्रतिरोधक क्षमता प्रदर्शित करती है। परपोषी के डीएनए आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण रुक जाता है। विभोजी के प्रारंभिक जीवन चक्र में विभिन्न एंजाइम्स का उत्पादन होता है। इनको अर्ली प्रोटीन्स या स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स भी कहते हैं। तो ये यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये फेज डीएनए, डीजेनरेटिंग बैक्टीरियल डीएनए, और ये एंजाइम्स का निर्माण यहाँ पर हो गया। दूसरी जो प्रक्रिया है उसमें विभोजी के संक्रमण के पश्चात T4 से उत्पन्न प्रोटीन्स व ई कोलाई के आरएनए का संश्लेषण रुक जाता है। तो इस तरह से भोजी वायरस में साइटोसिन के स्थान पर साइट्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन एवं ग्लूकोज होता है। और इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि जीवाणु कोशिका का डीएनए विघटित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है और इनके लिए जो विभोजी एमआरएनए है वो न्यूक्लियस को कोड करता है। परिणाम स्वरूप जीवाणु के डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स विभोजी के डीएनए संश्लेषण के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये बात यहाँ पर, इसके 3 जो क्रियाएं हैं वो हमने रेप्लिकेशन की यहाँ पर आज हमने बात